Okay, so we will start with numericals of wave motion, wave and sound basically. The first question, the equation of a wave traveling in a string can be written as y is equal to 3 cos of pi 100 t minus x. आपको वेवलेंथ पूछा है तो हम लोगों को ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा. देन फॉर दैट आई विल बी राइटिंग दिस एज 3 cos ऑफ 100 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 पाई टी माइनस पाई एक्स. क्यों? बिकॉज वी नो दैट कंपेयरिंग विथ we know that the standard equation of a wave traveling on the string is 3 मतलब a cos of amplitude into cos of omega t minus kx. तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया हमने. देयरफॉर व्हाट वी गेट इज, देयरफॉर वी कैन से ओमेगा इज 100 पाई, के इज पाई, राइट? गुड. हमको चाहिए वेवलेंथ. तो के की वैल्यू, बट यू नो के इज 2 पाई बाय लैम्बडा. दिस इज इक्वल टू पाई. कैंसल कैंसल. therefore lambda is equal to 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था. सिर्फ हम लोगों को कंपेयर करना है this equation with standard equation. That's it. Next question is more or less similar. The equation of a wave traveling on a string is given by y is equal to 4 sine of pi by 2 8t minus x by 8. Okay, right? So we will again, what we will do is, एक तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो वी विल राइट दिस एज y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 पाई टी माइनस पाई एक्स बाय 16. फिर आप इसको कंपेयर करोगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. कंपेयर विथ y is equal to a sine of omega t minus lambda minus kx. तो आपको मिलेगा ओमेगा 4 पाई and k equal to pi by 16. Right. So there are two ways of solving this question now. First of all, अगर आपको v का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ओमेगा बाई k, तो 4 पाई अपॉन पाई बाई 16 मतलब 64 आ गया. और क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है मतलब वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है मतलब वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. नाउ इफ यू डोंट नो, लेट अस से ओमेगा बाय के आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? फ्रॉम दिस point onwards you can say omega which is 2 pi n is equal to 4 pi. मतलब n की वैल्यू 2 मिल जाएगी. और k which is 2 pi by lambda is equal to pi by 16. मतलब कैंसल कैंसल, मतलब लैम्बडा की वैल्यू 32 मिल जाएगी. फिर आप बोल सकते हो v is equal to n lambda, तो 2 into 32 that is 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ऑप्शन डी. Question number 3. Beats are produced with the help of two sound waves of amplitude 3 and 5 units. The ratio of maximum to minimum intensity is. We already know that intensity is proportional to amplitude square. राइट? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको पता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कभी भी एम्पलीट्यूड्स का एडिशन होता है तो a1 प्लस a2 स्क्वायर. और मिनिमम के लिए कभी भी एम्पलीट्यूड्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो a1 माइनस a2 स्क्वायर. तो जब हम रेशो लेंगे, क्योंकि हमको रेशो ही पूछा है, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर. So this is equal to I max upon I mean
turns out to be 3 plus 5 upon 3 minus 5 का ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये आ गया 8 अपॉन माइनस 2, 8 बाय माइनस 2 मतलब -4 का ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। ये turns out to be 16, option number B. Next question, two sound waves with a phase difference of pi by 2, each having amplitude A and frequency omega are superimposed on each other, then the maximum amplitude and frequency is. तो आपको पता है कि resultant amplitude in case of superposition is given by a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi. ये हमने सुपरपोजिशन में भी देखा था, ये हम लोगों ने वेक्टर्स में दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी देखा था, तो इट्स द सेम थिंग। अब आपको बोला है कि a1 और a2 इक्वल टू a है और फेज डिफरेंस दोनों में पाई बाय 2 है, therefore resultant amplitude will be under root of a square plus 2a into cos of pi by 2. cos of pi by 2 0 होता है तो थर्ड टर्म इज 0, तो therefore आपको मिलेगा r is equal to under root of a square plus a square is 2a square, तो root 2 times of a। और फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि जब दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है ये। A tuning fork F1 has a frequency of 256 Hz and it is observed to produce 6 beats per second with another tuning fork F2. When F2 is loaded with wax, it still produces 6 beats per second with F1. The frequency of F2 before loading was. देखो ऐसा है, याद रखना F1 और F2 ये दोनों पहले भी 6 बीट्स दे रहे थे, अभी भी 6 बीट्स देंगे, तो 6 बीट्स इन इनिशियल केस एंड 6 बीट्स इन फाइनल केस एज वेल। इसका तो फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज गिवन है। F2 जो फोर्क है वो पहले अनलोडेड था, बाद में इसके ऊपर वैक्स लगा दिया, तो वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, ये पता होना चाहिए, कम हो जाता है, ओके, कम होता है, इट बिकम्स लेस, इट डिक्रीजेस। तो पहली बात तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क में डिफरेंस 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो नहीं सकता क्योंकि 256 में से 3 माइनस किए तो मतलब 256 में से 6 माइनस किए तो 250 आना चाहिए, या तो 6 प्लस किया तो 262 आना चाहिए, तो डिफरेंस शुड बी 6, मैं ये बोल रहा हूँ। तो 253 और 259 डजंट हैव अ डिफरेंस ऑफ 6 विथ 256 मतलब F1। कभी भी वैक्स लगाने के बाद लोडिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी कम होता है, और उन्होंने पूछा बिफोर लोडिंग, राइट, तो अगर बिफोर लोडिंग 250 हर्ट्ज होता, मान लो 250 हर्ट्ज होता, तो इनिशियल डिफरेंस तो 6 मिल सकता है, लेकिन लोडिंग के बाद F2 का फ्रीक्वेंसी और कम होगा, इट विल बिकम स्टिल लेस, तो फिर फाइनल केस में 6 बीट्स तो हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे, पहले ही 250 है, अब और फ्रीक्वेंसी कम होगा, F1 का फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो नहीं हो सकता। अगर मैं मानता हूं कि F2 का फ्रीक्वेंसी 262 हर्ट्ज है, राइट, तो 262 माइनस 256 इज 6 इनिशियल केस, राइट। अब मैंने लोडिंग कर दिया, मैंने वैक्स लगा दिया, वैक्स के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो गया, मान लो वैक्स के बाद फ्रीक्वेंसी 250 हो गया, बाद में आफ्टर की बात है, तो फिर भी 6 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 256, मतलब ऑप्शन इज 262। थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन है, इट डजंट हैव एनीथिंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a source of sound of frequency 90 vibrations per second is approaching a stationary observer with a speed equal to
1/10 of speed of sound, what will be the frequency heard by the observer? आपको रियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 90 हर्ट्ज का, आपको बोला है कि सोर्स इज अप्रोचिंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब सोर्स का स्पीड है v/10 वेयर v इज स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि उन्होंने बोला है सोर्स का स्पीड 10th ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, और लिसनर मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो 0। मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशो है Na/n, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और लिसनर कम हो रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग, तो apparent frequency is greater than actual frequency, right? तो apparent frequency greater than actual frequency होने के लिए, मतलब ये रेशो जो है ये greater than 1 होने के लिए न्यूमरेटर should be greater than denominator, तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि मैं वापस बता रहा हूँ, जब भी सोर्स में और लिसनर में डिस्टेंस कम होता है तो जो फ्रीक्वेंसी हम सुनते हैं वो रियल फ्रीक्वेंसी मतलब इमिटेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इमिटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन इमिटेड इज ग्रेटर देन 1। तो ये रेशो 1 से बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, इसलिए ऊपर v नीचे v माइनस वी एस, तो आपको मिलेगा Na इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस वी एस इज v/10, और यहाँ पे n लाया, दिस इज इक्वल टू v तो कॉमन निकाल के कैंसिल ही कर देंगे, 1 माइनस 1/10 इंटू n, दिस इज इक्वल टू v कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू 90 थी, नीचे आ गया आपका 9/10, है ना, 1 जा 10 जा, तो 100 हर्ट्ज विल बी apparent frequency। तो as I told you कि apparent frequency will be greater than the immediate frequency, and in any case option A और B हो नहीं सकता, क्योंकि A मतलब frequency कम हो रहा है, B मतलब frequency में change नहीं हो रहा है। frequency कम कब होता है? जब source लिसनर से दूर जाए या तो लिसनर सोर्स से दूर जाए, और इक्वल कब होता है? जब देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर। तो ऑप्शन सी और डी में से ही एक हो सकता था। 7th क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, मतलब यहाँ पे भी वापस से आपको रियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर with velocity 30 meter per second, तो source is moving with a speed of 30 meter per second towards observer, the speed of sound is 330 meter per second, the frequency heard by the observer will be, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही केस है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर एट रेस्ट, तो v अपॉन वी एस माइनस वी एस इंटू एन, तो ये आपको मिल जाएगा v इज 330 अपॉन 330 माइनस 30 इंटू n इज 500। okay, therefore Na will be equal to 330 upon 300 into 500, cancel 1 za 11 za 1 110, तो 550 hertz will be apparent frequency, option number A। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motor car blowing a horn of frequency 124 vibrations per second मतलब hertz moves with a velocity of 72 kilometer per hour, मतलब velocity of motor car is 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करने के लिए 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, 1 जा 4 जा, तो 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा आपको आंसर, राइट। A motor car blowing a horn of frequency 124 vibrations per second moves with a velocity of 72 km per hour towards a tall wall. The frequency of the reflected sound heard by the driver is, very good question, interesting question। ऐसा है कि एक tall wall है, this is a wall, एक मोटर कार है M जो हॉर्न ब्लो कर रहा है,
इट इज मूविंग टूवर्ड्स अ टॉल वॉल, तो यहाँ से जो हॉर्न था इट विल गो एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड वापस से मोटर कार में जो ड्राइवर बैठा है वो सुनेगा, राइट? तो द सोर्स इटसेल्फ इज लिसनर इन दिस केस। तो इसको मैं दो केसेस में स्प्लिट करके एक फॉर्मूला बना सकता हूं और ये फॉर्मूला बाद में आप एज इट इज यूज कर सकते हो। सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इनटू टू केसेस फॉर द टाइम बिंग, बट लेटर ऑन आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला मान के यूज कर सकते हो। तो केस वन में क्या होगा? केस वन में ऐसा होगा कि जो मोटर कार है वो सोर्स है और जो वॉल है वो लिसनर है। मतलब यहाँ पे वॉल जो है, लिसनर जो है वो रेस्ट पे है और मोटर कार मतलब सोर्स जो है वो मूव हो रहा है और विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो कार मूव हो रहा है टुवर्ड्स द वॉल, राइट? तो वॉल पे जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रीचिंग एट द वॉल इज, वॉल यहाँ पे लिसनर है, सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है तो v माइनस वी एस इंटू एन। समझना बहुत इजी है इसको, क्योंकि मोटर कार यहाँ पे सोर्स है, वॉल यहाँ पे लिसनर है, मोटर कार मूविंग है मतलब सोर्स मूविंग है और वॉल रेस्ट पे मतलब लिसनर रेस्ट पे है और डिस्टेंस कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा होगा टू मेक अपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। ओके, गुड। केस टू, तो केस टू में व्हाट वी कैन डू इज, केस टू में हम वॉल को सोर्स मान लेंगे। मतलब वॉल ने क्या किया, पहले साउंड को एब्जॉर्ब किया, अब रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, और मोटर कार को हम लोग लिसनर मान लेंगे, राइट? अब क्या है कि सोर्स रेस्ट पे आ गया और लिसनर जो है मतलब मोटर कार जो है वो मूव होने लगा विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स द सोर्स। मतलब इस केस में पता है आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी आता है na डैश इक्वल टू, आप हमने फॉर्मूला सीखा था, इन दिस केस यू हैव एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज v प्लस वी एल अपॉन v। यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ाना चाहिए इसलिए प्लस वी एल और डिनोमिनेटर में सिर्फ v आएगा क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है, इनटू फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय वॉल। लेकिन वॉल की फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रॉम केस वन इट वाज एन ए, है ना? तो एन ए डैश इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन वी, और एन ए है वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। कैंसल कैंसल, ओके। So ultimately you will be ending up with, you will be getting this na dash equal to v plus vl upon v minus vs into n. Okay, good. Then this is equal to v plus vl, v की वैल्यू हमारे पास है, उन्होंने दिया है 330, plus vl is 20 upon 330 minus 20 into apparent frequency into 124 was the real frequency। तो ये आप सॉल्व करो, 330 plus 20 is 350, 350 upon 310, roughly 350 by 300, 7 by 6, 7 by 6 is 1 point something into 124 is 140 vibrations per second. So this is how you can solve this question. The driver of a car traveling with a speed of 30 meter per second towards a hill sounds a horn of frequency 600 hertz. If the velocity of sound in air is 330 meter per second, the frequency of reflected sound as heard by driver is। तो सिमिलरली आप जैसे अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, एन ए डैश वॉज वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन, एग्जैक्टली सेम है। तो 330 प्लस 30 अपॉन 330 माइनस 30 और n है 600, तो 360 अपॉन 300 इंटू 600, वन जा टू जा 720 हर्ट्ज। ओके, गुड। Then the source of sound S
is moving with a velocity 50 meter per second towards the stationary observer. The observer measures the frequency of the source as 1000 hertz. मतलब ऐसा है कि exactly question समझ लेंगे पहले. So, what will be the apparent frequency of the source when it is moving away from the observer after crossing him? The velocity of sound in the medium is. ऐसा है कि हमारे पास एक listener है and there is a source of sound which is moving towards this stationary listener, right? तो पहले केस में, केस 1 में source is moving towards listener, is moving towards listener. So you have in this case 50 meter per second speed of source, right? And the frequency that is measured by the listener, मतलब apparent frequency, it is not real frequency. Real is the frequency emitted by the source. यहाँ पे ये measured by the listener है, so that is 1000 hertz. Or velocity of sound in air is 50 meter is given to you 350 meter per second. Okay, then you have Na is equal to, क्या हो रहा है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, तो V अपॉन V माइनस VS इनटू N. तो Na की वैल्यू आपके पास है 1000, ये है 350 अपॉन 350 माइनस 50 इज 300 एंड 6 जा 7 जा, तो ये आ जाएगा आपका 6000 by 7. मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा. दिस इज द रियल फ्रीक्वेंसी दैट इज इमिटेड. ओके, इन केस 2 अब क्या हुआ, केस 2 में कि अब सोर्स जो है लिसनर को क्रॉस करके दूर जा रहा है, मतलब सोर्स मूविंग अवे, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर. Therefore, you will have in this case Na is equal to V upon V plus Vs into N. क्यों V plus Vs नीचे? क्योंकि the source is moving away. जब source moving away होगा तो apparent frequency will be less than actual frequency, मतलब numerator should be less than denominator, इसलिए नीचे plus होगा. तो ये हमको पता है, this is 350 upon 350 plus 50 is 400 into 6000 by 7. तो ये आप कर सकते हो. This is factor of, I mean 5 7 जा 5 8 जा 7 7 cancel, फिर 6000 by 8, तो ये आ जाएगा 4 जा 3000 जा 3000 by 4 is 750 hertz if I am not wrong. Option number A. तो ये आ गया आपका 750 hertz. Good enough, right? Next question. A source and listener are both moving towards each other with a speed of V by 10. मतलब source is moving with a speed of V by 10, listener is moving with a speed of V by 10, where V is speed of sound. If the frequency of note emitted by the source is F, मतलब actual frequency F, then the frequency heard by listener is. मैंने आपको बताया था जब दोनों का relative distance कम हो रहा है तो overall apparent frequency will be greater than actual frequency. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये बनेगा कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए. न्यूमरेटर बड़ा क्यों होगा? क्योंकि मैंने जैसे बताया द डिस्टेंस इज रिड्यूसिंग. जब सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक्चुअल से ज्यादा होता है, इसलिए न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास VL की वैल्यू है V by 10 और VS की वैल्यू भी है V by 10 और ये है F. तो ये आपके पास आ जाएगा 11V by 10 अपॉन 9V by 10. तो V by 10 कैंसिल हो गया. 11 by 9 F. 11 by 9 is nothing but 1.22. So 1.22 times of F. Next question. This is left will be left as an assignment क्योंकि ये simple question है.
तो आंसर शुड बी 516. जस्ट चेक इट आउट, हाउ कैन यू डू इट. If you don't understand, feel free to ask me. Next question. The equation of for the displacement of a stretched string is given by y is 4 sine of 2 pi t by 0.02 minus x by 100. X and y are in centimeter. The frequency, velocity of wave, maximum particle velocity r. देखो, as I told you, there are many forms in which a simple harmonic progressive wave can be written. तो एक फॉर्म था, तो उससे मैं कंपेयर कर लूंगा, कंपेयरिंग विथ एक फॉर्म ऐसा था y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा, राइट. तो टाइम पीरियड हियर इज 0.02, तो फ्रीक्वेंसी हियर इज 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 0.02 मतलब 1 बाई 2 इंटू 100, है ना, क्योंकि नीचे 10 पर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 50 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी. गुड. वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो पहले लैम्बडा भी मिल जाएगा हमको, कंपेयर करोगे तो लैम्बडा भी आपको मिल गया 100. तो यू हैव लैम्बडा आल्सो एज 100 सेंटीमीटर हियर, मतलब 1 मीटर बेसिकली. तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो, एन लैम्बडा, मतलब 1 इंटू 50 मतलब 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है. हाउ डू यू फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ए ओमेगा. हमको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज गिवन बाय ए ओमेगा, एंड ए ओमेगा यू नो हाउ टू फाइंड आउट. ए तो आपको मिल गया, कंपेयर करने से आपको ए भी मिला हुआ है यहाँ पे. ए इज 4 बेसिकली, ओके, 4 सेंटीमीटर. और ओमेगा, ओमेगा आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा भी मिल जाएगा, आई मीन बिकॉज यू हैव टाइम पीरियड, तो आपको ओमेगा भी मिल जाएगा. ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपके पास ऑलरेडी है, तो मतलब 1 बाई टी इज तो ओमेगा इज 2 पाई एन. इन शॉर्ट इफ आई वांट टू से ओमेगा इज 2 पाई एन. एन आपने फाइंड करके रखा है 50 है, तो 2 पाई इंटू 50 इज 100 पाई. तो ओमेगा 100 पाई है, और आपको ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर है, और ओमेगा 100 पाई है. तो ये 100 और एक गया, तो 4 पाई मीटर पर सेकेंड इज मैक्सिमम वेलोसिटी. तो ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे, करेक्ट. तो हमने क्या किया, हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया इसको. ए मिल गया, टी मिल गया, ओमेगा मिल गया, एन मिल गया, एंड देन दैट्स इट. वहां से आप सिर्फ आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा आता है, ये पता होना चाहिए. एंड व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चन यू नीड टू लुक, टेक केयर, यू नीड टू लुक एट यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में गड़बड़ होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A transverse wave is described by the equation y is equal to y0 sine of 2 pi ft minus x by lambda. Okay, good. तो maximum particle velocity मतलब v max is 4 times of wave velocity. Okay, v max ऐसा दिया हुआ है, if ये कंडीशन दिया हुआ है, v max क्या होता है, ओमेगा 4 टाइम्स ऑफ n लैम्बडा, क्योंकि देखो क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा होता है, और वेव वेलोसिटी जो है वो n लैम्बडा होता है, v n लैम्बडा. n को यहाँ पे f बोला है, f लैम्बडा, a ओमेगा, राइट, a ओमेगा. अब a क्या है आपके पास, y0 है, y0 है आपके पास यहाँ पे. ये ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई टाइम्स ऑफ एफ इक्वल टू 4 एफ लैम्बडा. एफ एफ कैंसल आउट हो गया, तो y0 या फिर लैम्बडा आपको मिल जाएगा यहाँ से. ये भी 1 जा और ये भी आपका 2 जा आ गया, राइट. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इफ यू सॉल्व दिस यू हैव लैम्बडा इज इक्वल टू, you have after solving lambda is equal to
lambda is equal to y0 pi by 2, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे आपको बोला गया था कि maximum velocity is 4 times of wave velocity. Next question, velocity of sound wave in air is 330 meter per second. For a particular sound in air, a path difference of मतलब delta 40 centimeter मतलब 10 power minus 2 meter is equivalent to phase difference of 1.65. 1.65. The frequency of this wave is, मतलब आपको डेल्टा की वैल्यू दी है, फाई की वैल्यू दी है, आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा, मैंने आपको बताया था, पाथ डिफरेंस इज, पाथ डिफरेंस इज या फिर फेज डिफरेंस इज, जैसा भी याद हो आपको, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ओके, गुड। तो यू हैव टू सॉल्व दिस, इट इज वेरी वेरी सिंपल टास्क, क्योंकि आपके पास फेज डिफरेंस है, आपके पास पाथ डिफरेंस है। गुड। आपको क्या फाइंड करना है, आपको वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, कर लेते हैं। तो दिस इज 16 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और ये है 40 इंटू 10 पावर माइनस 2। ओके, राइट। तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 40 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन 16 पाई, 1 जा 8 जा 1 जा 5 जा। ओके, राइट। तो ये आपको मिल गया लैम्डा की वैल्यू 5 into 10 power minus 2। ओके, एंड वी नो दैट, हमको क्या चाहिए, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमको क्या पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो n क्या आ जाएगा, v बाय लैम्डा। v क्या दिया है 330, लैम्डा क्या फाइंड किया 5 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो वन जा ये आ जाएगा आपका 165, 330.2 into this 30 66 आ जाएगा ये बेसिकली आपका। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग इक्वल टू 66 660 हर्ट्ज। 335 is after solving of course, तो you get 660 हर्ट्ज। कैसे किया मैंने, 1/5 को 0.2 होता है, 330 इंटू 0.2 66 होता है। मतलब बता देता हूँ हाउ आई सॉल्व इट। 1/5 is 0.2 into 330 into 10 पावर माइनस 2 का ऊपर के जाके +2 हो गया। गुड, गुड। तो 330 into 0.2 ये 66 होता है ना, 66 होता है बेसिकली। तो जस्ट सॉल्व दिस एंड देन यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर 660 हर्ट्ज। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, गुड। तो सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन का पार्ट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ आल्सो, दैट इज नॉट एन इशू। तो कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हो, अगर कहीं गलती होगी तो रेक्टिफाई कर लेना उसको, सो इट इज सिंपल। ओके, तो यू जस्ट हैव टू रेक्टिफाई इफ देयर इज एनी मिस्टेक बाय एनी चांस। So we are done here with this session. We'll continue with more questions in the next session.